में इस तरह से डिफाइन आप कर सकते हैं दैट आर्मेचर रिएक्शन इज द इफेक्ट आर्मेचर रिएक्शन इज द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स सेट अप। क्लियर नहीं आ रही है क्या बेटा? कोई कुछ बोल रहा था, कोई प्रॉब्लम है आवाज में या वीडियो में? आवाज क्लियर नहीं आ रही है बेटा मेरी आवाज तुम्हें इसलिए क्लियर नहीं आ रही है क्योंकि तुम्हारी आवाज हमें भी क्लियर नहीं आ रही है, इसका मतलब इंटरनेट प्रॉब्लम होगी तुम्हारे एंड पे। बाकी लोग कंफर्म करो, अभिषेक पांडे, अभिषेक कुशवाहा, अनिरुद्ध मिश्रा, मेरी आवाज क्लियर आ रही है? क्लियर आ रही है सर। हाँ तो बेटा तुम्हारे एंड पे इंटरनेट क्लियर आ रही है सर। इंटरनेट कनेक्शन सर क्लियर आ रही है। ओके ओके ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि आर्मेचर रिएक्शन को आप आसान तरीके से इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं दैट आर्मेचर रिएक्शन is the effect of magnetic flux set up by armature current upon the distribution of flux under the main pole। दूसरे शब्दों में कि मेन फ्लक्स जो है जो कि पोल्स के द्वारा डेवलप हो रही है डीसी मशीन में, उसको आर्मेचर का फ्लक्स जिस तरह से इफेक्ट करता है, इस प्रोसेस को कहते हैं आर्मेचर रिएक्शन। तो आर्मेचर रिएक्शन को और डिटेल में समझने के लिए कुछ डायग्राम्स की हेल्प से हम लोग समझते हैं। दो पोल की डीसी मशीन कंसीडर कर लेते हैं। सपोज मशीन में दो पोल्स हैं, ये एन पोल है, ये एस पोल है, और जो फील्ड वाइंडिंग है उसमें करंट की जो डायरेक्शन है वो इस तरह से, क्रॉस मतलब आपके स्क्रीन से अंदर की तरफ एंड डॉट मतलब आपके स्क्रीन से बाहर की तरफ करंट की डायरेक्शन। तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स की डायरेक्शन होगी वो कुछ इस तरह से होगी। आर्मेचर में जो कंडक्टर्स लगे हुए हैं स्लॉट्स में, उसमें अभी कोई करंट नहीं है, यानी जो डीसी जनरेटर है वो नो लोड पे। तो पहले केस में हम ये कंसीडर कर रहे हैं दैट मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सिर्फ मेन पोल की वजह से है और आर्मेचर कंडक्टर्स में कोई भी करंट नहीं। फील्ड की डायरेक्शन इस तरह से होगी एन पोल से एस पोल की तरफ। तो ये पोल्स ने जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट की यानी मैग्नेटिक फ्लक्स बनाई, मैग्नेटिक एमएमएफ जो मेन फील्ड बना रही है उससे जो फ्लक्स है वो इस डायरेक्शन में, ठीक है, जो मेन फील्ड का फ्लक्स है इसकी डायरेक्शन इस तरह से है। और अभी हमने क्या देखा कि मशीन में
जो आर्मेचर कंडक्टर है उसमें कोई करंट नहीं है, यानी मशीन नो लोड पे। अलोंग द पोल्स जो एक्सिस होती है उसको कहते हैं पोलर एक्सिस। मतलब ये जो एक्सिस होगी इसको कहते हैं पोलर एक्सिस। जो मेन पोल है उसके अलोंग जो एक्सिस होती है इसको कहते हैं पोलर एक्सिस। और पोलर एक्सिस के परपेंडिकुलर जो प्लेन होती है या जो एक्सिस होती है इसको कहते हैं ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस, यानी जीएनए, ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस। अलोंग द मेन पोल जो एक्सिस होती है उसको पोलर एक्सिस कहते हैं, या तो आप इसे कह सकते हैं डी एक्सिस, डायरेक्ट एक्सिस। ठीक है। इससे परपेंडिकुलर जो प्लेन होती है, जो एक्सिस ये आप देख रहे हैं जो मैंने ग्रीन कलर से बनाई है ये वाली, इसको कहते हैं ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस। ये कहाँ होती है? परपेंडिकुलर टू द पोलर एक्सिस, या आप कह लीजिए डी एक्सिस। अलोंग द मेन पोल जो एक्सिस है उसको कहते हैं पोलर एक्सिस या डी एक्सिस। इसके परपेंडिकुलर आप जो लाइन ड्रॉ करेंगे इसको कहेंगे ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है। और जो मेन फ्लक्स है, ये जो मेन फ्लक्स है फील्ड की, जो N से S पोल की तरफ है, इसके परपेंडिकुलर जो लाइन ड्रॉ होगी उसको कहते हैं मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। तो आप इस तरह से कह सकते हैं द मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस और प्लेन इज अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ मेन फील्ड फ्लक्स। तो ये जो फाई अप देख रहे हैं आप N से S पोल की तरफ, इसके परपेंडिकुलर जो आप लाइन ड्रॉ करेंगे इसको कहेंगे मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस या MNA, MNA शॉर्ट। ठीक। तो MNA को आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, अ प्लेन और एक्सिस परपेंडिकुलर टू द मेन फ्लक्स एक्सिस। तो जो मेन फ्लक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर एक्सिस होगी उसको कहेंगे MNA। अब यहाँ पर जब आर्मेचर में कोई करंट नहीं है, यानी नो लोड पर है जनरेटर, तो GNA और MNA सेम लाइन पर है, यानी कॉन्साइड कर रहे हैं। ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस और मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस आपस में कॉन्साइड कर रहे हैं। GNA कहाँ प्लेस होगा ये मैंने आपको बता दिया। जो पोलर एक्सिस है या डी एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दीजिए, उस लाइन को कहते हैं GNA, ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस। और मेन फ्लक्स जिस एक्सिस पे है उसके परपेंडिकुलर जो लाइन आप ड्रॉ करेंगे उस पे जो एक्सिस आएगी वो MNA है। जब नो लोड पे जनरेटर है तो GNA और MNA आपस में कॉन्साइड कर रहे हैं। ठीक है। डायरेक्शन ऑफ रोटेशन जो है यहाँ पर मशीन की, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है क्लॉकवाइज। ये है डायरेक्शन ऑफ रोटेशन जनरेटर के लिए। ब्रशेस जो प्लेस होती हैं, ब्रशेस को हमेशा मैग्नेटिक न्यूट्रल पर प्लेस करते हैं, क्योंकि यहाँ कोई EMF इंड्यूस नहीं होता, इसलिए हमेशा ब्रशेस को MNA पे प्लेस करते हैं। जनरली यही काम होता है कि जो ब्रशेस होते हैं उनको प्लेस करते हैं एट MNA, दैट इज मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। ये हो गया ब्रश। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों के बात समझ में आ गई होगी कि GNA का क्या मतलब है और MNA का क्या मतलब है। ब्रशेस को मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस पे प्लेस करते हैं क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज इंड्यूस नहीं होता, जीरो वोल्टेज यहाँ होता है। वोल्ट EMF जो इंड्यूस होता है वो अंडर द पोल्स होता है। ठीक है। जो फ्लक्स भी MMF भी जो बनता है वो अंडर द पोल्स होता है। यहाँ पर जीरो वोल्टेज होता है, इसलिए यहाँ पर ब्रशेस प्लेस करते हैं टू अवॉइड स्पार्किंग एंड बेटर कम्यूटेशन, क्योंकि ब्रश का काम होता है करंट को कलेक्ट करना या मोटर के केस में करंट को देना आर्मेचर की तरफ। तो ये पहला डायग्राम हमने कंसीडर किया जहां पर सिर्फ हमने मेन पोल्स पर, यानी स्टेटर पे जो पोल्स हैं इसमें मान लिया करंट आ रही है, तो ये एक मेन फील्ड बनाएगा जिसकी एक्सिस ये बनी हुई है, फाई एफ डायरेक्शन बनी हुई है, और आर्मेचर कंडक्टर्स में कोई करंट नहीं। ठीक है। तो ये हो गया फिगर A एट नो लोड। इसमें क्या आप देख रहे हैं? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेन फील्ड फ्लक्स। ठीक है, अब नेक्स्ट केस कंसीडर करते हैं जब सिर्फ हम ये मान लें ऐसा केस हो जिसमें सिर्फ आर्मेचर में करंट है। तो इसके लिए फिर से एक बार डायग्राम बना लेते हैं। अब हम ये मान लेते हैं कि फील्ड वाइंडिंग में करंट नहीं है और जो आर्मेचर के कंडक्टर्स हैं सिर्फ उसमें करंट है। ब्रशेस को यहाँ पर अभी फिलहाल मान लीजिए जहाँ पिछले डायग्राम में ब्रशेस प्लेस थी वहीं पर अभी भी ब्रशेस प्लेस्ड हैं और रोटेशन की डायरेक्शन भी आपको मैंने बता दी किधर है, क्लॉकवाइज। तो ये हो गई डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। अब बात आती है करंट जो आर्मेचर कंडक्टर्स में है। फ्लक्स की डायरेक्शन आप पिछले डायग्राम में देख चुके हैं। मेन फील्ड में क्या करंट फ्लक्स की डायरेक्शन है अलोंग एन टू एस पोल। तो डायरेक्शन फ्लक्स की एन टू एस पोल थी और रोटेशन आप देख रहे हैं क्लॉकवाइज है। राइट हैंड रूल आप अप्लाई करेंगे तो जो आर्मेचर कंडक्टर्स में करंट आएगी वो करंट इस तरह से आएगी, अंडर द एन पोल जो कंडक्टर्स है उसमें क्रॉस रहेगी, यानी कि स्क्रीन से अंदर की तरफ करंट, और अंडर द एन पोल जो करंट है वो डॉट होगी यानी स्क्रीन से बाहर की तरफ निकलता है। ठीक है, ये आप राइट हैंड रूल लगाएंगे। राइट हैंड रूल का मतलब ये हुआ कि जो आपके राइट हैंड रूल मैं एक बार और आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो आप ये चीज़ समझ रहे होंगे कि डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है और फील्ड की डायरेक्शन एन से एस पोल की तरफ है। तो करंट की डायरेक्शन जो आर्मेचर कंडक्टर में है वो अंडर द एन पोल क्रॉस होगी, अंडर द एस पोल डॉट होगी। ये मैंने आपको कम्यूटेशन आर्मेचर वाइंडिंग पढ़ाते समय बताया था, तो एक बार उसको देख लीजिएगा अगर आप ना समझ पाए तो। फिलहाल जो यहाँ पर कन्वेंशन है वो मैंने आपको बता दी करंट की। अब आर्मेचर कंडक्टर में करंट आई तो ये भी अपनी फील्ड बनाएंगे। तो फील्ड कुछ इस तरह से होगी आर्मेचर कंडक्टर्स की। राइट हैंड रूल लगाइए तो अंदर की तरफ करंट है तो इस तरह से डायरेक्शन होगी फ्लक्स की, इस सिरे पे ये होगी फ्लक्स की डायरेक्शन। ये है आपके आर्मेचर के फ्लक्स की डायरेक्शन। इसी तरह से इस सिरे पे आप राइट हैंड रूल लगाएंगे तो फ्लक्स की डायरेक्शन ये होगी। राइट हैंड रूल किस तरह से आपको लगाना है, मतलब आप थंब को इस सिरे पे अंदर की तरफ स्क्रीन से रखिए और अपने राइट हैंड की जो फिंगर्स है उसको कर्ल कीजिए। जब आप राइट हैंड की फिंगर को कर्ल करेंगे तो आपकी जो फिंगर है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बंद होगी, तो इसीलिए फ्लक्स की डायरेक्शन इस तरह से क्लॉकवाइज इस सिरे पे। इसी तरह से इस सिरे पे आप अपने फिंगर को डॉट मतलब स्क्रीन से बाहर की तरफ रखिए और राइट हैंड के फिंगर को कर्ल करेंगे आप तो वो बंद होगी एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए इस सिरे पे भी फ्लक्स देखेंगे तो आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगी। तो अगर आप यहाँ पे सारे फ्लक्सेस को समअप करेंगे यानी रिजल्टेंट फ्लक्स बनाएंगे तो रिजल्टेंट फ्लक्स इस तरह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगी आर्मेचर की फ्लक्स। तो आर्मेचर की फ्लक्स की जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड, इसको सपोज हमने फाई ए से डिनोट कर दिया।
तो आर्मेचर फ्लक्स जो है वो इस तरह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगी। तो अभी इससे पहले वाले डायग्राम में आपने देखा जो फील्ड फ्लक्स है, when there is no current in armature conductors, it is along polar axis, that is direct axis, एंड आर्मेचर की जो फ्लक्स है वो इस मेन फ्लक्स से आप देखिए क्वाड्रेचर है, क्वाड्रेचर यानी 90 डिग्री पे। ठीक, तो एक तरह से आप देखिए तो जो आर्मेचर की फ्लक्स है वो मेन फील्ड फ्लक्स को क्रॉस कर रही है, तो इसीलिए आर्मेचर की फ्लक्स को क्रॉस मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स भी कहते हैं। ठीक है, तो आर्मेचर की फ्लक्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और मेन फ्लक्स जो है वो अलोंग दी पोलर एक्सिस यानी डायरेक्ट एक्सिस है। और एक चीज और मैं आपको बता दूं कि क्यू डी एक्सिस यानी डायरेक्ट एक्सिस से 90 डिग्री पे जो एक्सिस होती है उसको क्वाड्रेचर एक्सिस कहते हैं। जैसे ये डी एक्सिस है, उससे जो 90 डिग्री पे एक्सिस होती है इसको कहते हैं क्यू एक्सिस। तो इस वाले डायग्राम में जहां आपने जीएनए बनाया हुआ है, ये बेसिकली जीएनए और एमएनए, ये क्यू एक्सिस भी इसको कहते हैं। ये जनरल टर्म्स हैं, सारे मशीन्स में यूज होते हैं, चाहे वो एसी मशीन हो चाहे वो डीसी मशीन। इसी तरह से यहाँ पर भी ये वाली जो एक्सिस है वो क्यू एक्सिस है, इसको क्वाड्रेचर एक्सिस कहते हैं। और ये वाली जो एक्सिस है ये, इसको कहते हैं डी एक्सिस। तो फिलहाल यहाँ पर क्या है, इस डायग्राम में फिगर बी में है आर्मेचर फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम लोग जो डायग्राम बनाएंगे उसमें इन दोनों फ्लक्सेस को कंसीडर करके बनाएंगे। मतलब जब मशीन में आर्मेचर कंडक्टर्स में भी करंट है, फील्ड वाइंडिंग में भी करंट है, तो फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। अगर किसी को बीच में कहीं कुछ पूछना होगा, कंफ्यूजन हो रहा होगा, तो आप पूछ सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम ये कंसीडर कर रहे हैं दैट एक साथ हमने दोनों के मैग्नेटिक फील्ड को कंसीडर करना है, आर्मेचर के मैग्नेटिक फील्ड यानी मैग्नेटिक फ्लक्स को और फील्ड के मैग्नेटिक फ्लक्स को। जब दोनों की फ्लक्स एक साथ आप कंसीडर करेंगे तो जो मेन फ्लक्स है, मेन फ्लक्स कुछ इस तरह से होगी। यहाँ से जो फ्लक्स आ रही है, मतलब ये जो बन रही है वो इस तरह से ऊपर की तरफ क्राउडेड होगी, इस तरह से। ये जो आर्मेचर ने फ्लक्स बनाया वो इस तरह से मेन फील्ड फ्लक्स को डिस्टर्ब करने लगेगा, इस तरह से मेन फील्ड फ्लक्स बनेगी।
अब ये किस वजह से हो रहा है, तो ये जवाब है कि यहाँ पर जो फ्लक्स आर्मेचर की बन रही है ये डिस्टर्ब कर रही है मेन फील्ड फ्लक्स के डिस्ट्रीब्यूशन को, ये डिस्टर्ब कर रही है। तो यहाँ पर जो फ्लक्स आर्मेचर के कंडक्टर्स में बनी, पहले ये जो मेन फील्ड लाइन स्ट्रेट जा रही थी अलोंग डायरेक्ट एक्सिस, इसको क्या किया, इधर साइड अलोंग एन पोल इसने ऊपर की तरफ ढकेला आर्मेचर के फ्लक्स ने, और इधर अंडर द एस पोल जो मेन फील्ड फ्लक्स है आर्मेचर के फ्लक्स ने उसको नीचे की तरफ दबाया, नीचे की तरफ ढकेला। तो इससे क्या होगा, जो मेन फील्ड फ्लक्स है वो अब एन पोल के ऊपर क्राउडेड हो जाएंगी और इधर एस पोल के नीचे क्राउडेड हो जाएंगी। तो इस तरह से जो रिजल्टेंट फ्लक्स है मशीन की, डीसी जनरेटर की या डीसी मोटर की, वो अबव एन पोल एंड बिलो एस पोल क्राउडेड होगी, एंड बिलो एन पोल एंड अबव एस पोल कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो इससे रिजल्टेंट फ्लक्स जो है वो जनरेटर की रिड्यूस हो जाएगी। इसी इफेक्ट को कहते हैं आर्मेचर रिएक्शन। आर्मेचर रिएक्शन यानी आर्मेचर के फ्लक्स ने क्या किया, मेन फील्ड फ्लक्स के डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्टर्ब कर दिया। पहले जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन था मेन फील्ड फ्लक्स का, इसको इसने डिस्टर्ब करके कुछ इस तरह से कर दिया कि जनरेटर के केस में अबव एन पोल, जो पोल टिप है, एन पोल की जो अबव टिप है वहां पर क्राउडेड कर दिया, और एस पोल की जो बिलो टिप है, बिलो सिरा है, वहां पे क्राउडेड कर दिया। और इसी तरह से जो नीचे वाली टिप है एन पोल की, वहां पे डिक्रीज कर दिया फ्लक्स को, और एस पोल की भी जो ऊपर वाली टिप है वहां पे डिक्रीज कर दिया। यहाँ मैंने बनाया नहीं है फ्लक्स, लेकिन फ्लक्स यहाँ पर भी होगी, यहाँ पर भी फ्लक्स होगी लेकिन कम होगी। इसी तरह से यहाँ पर भी कुछ फ्लक्स रहेगी एस पोल के ऊपर वाले टिप पे भी, लेकिन क्योंकि डिस्टर्ब कर दिया तो ज्यादातर फ्लक्स एस पोल के ऊपर वाले टिप पे चली जाएगी और एन पोल के एस पोल के नीचे वाले टिप पे आ जाएगी। तो इस इफेक्ट को कहते हैं कि ये आर्मेचर रिएक्शन का इफेक्ट है, जिसने मेन फ्लक्स के डिस्ट्रीब्यूशन को अंडर द पोल डिस्टर्ब कर दिया। अब इसको एक तरह से आप समझिए कि अगर हम जो कोर है, मेन पोल के जो कोर है, उसमें सैचुरेशन को अगर नेग्लेक्ट मान लें, तो इस केस में जितना ऊपर की तरफ एन पोल में फ्लक्स बढ़ी, उतना ही एन पोल के नीचे घट जाएगी, और इसी तरह से जितना एस पोल के नीचे फ्लक्स इंक्रीज हुई, क्राउडेड हुई, उतना ही एस पोल के ऊपर टिप पे जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो कह सकते हैं कि रिजल्टेंट फ्लक्स में कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन क्योंकि जो कोर होता है, पोल का जो कोर है, उसमें सैचुरेशन आता है, तो सैचुरेशन आने की वजह से जितना इंक्रीज नहीं होता ऊपर एन पोल के, उससे ज्यादा डिक्रीज हो जाता है नीचे एन पोल के टिप पे। इसी तरह से एस पोल के नीचे वाले टिप पे जितना ज्यादा इंक्रीज नहीं होता फ्लक्स, उससे कहीं ज्यादा डिक्रीज हो जाता है सैचुरेशन की वजह से कोर के। तो रिजल्टेंट फ्लक्स जो है वो डिक्रीज हो गया मशीन का, और रिजल्टेंट फ्लक्स डिक्रीज होने की वजह से आप जानते हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला होता है P phi ZN अपॉन 60A। तो जो जनरेटेड ईएमएफ है दैट इज प्रोपोर्शनल टू मेन फ्लक्स। अगर मेन फ्लक्स रिड्यूस हो जाएगी तो जनरेटेड ईएमएफ भी डिक्रीज हो जाएगा। तो इस इफेक्ट को कहते हैं डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन, यानी जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ अगर डिक्रीज हुआ तो जो टर्मिनल वोल्टेज है जनरेटर पे वो भी रिड्यूस हो जाएगा। तो फ्लक्स का रिड्यूस होना रिजल्टेंट फ्लक्स का, और इससे टर्मिनल वोल्टेज का रिड्यूस हो जाना इफेक्ट कहलाता है डीमैग्नेटाइजिंग। और इससे पहले वाले डायग्राम में जो हमने आपको समझाया कि जो आर्मेचर की फ्लक्स है वो इस फील्ड, मेन फील्ड फ्लक्स को क्रॉस करती है, तो इस इफेक्ट को कहते हैं क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन। अब यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा फेजर डायग्राम से समझिए, तो जो मेन फ्लक्स है वो आपकी इस डायरेक्शन में थी, ठीक है, और आर्मेचर की जो फ्लक्स है वो क्वाड्रेचर एक्सिस के अलोंग है, नीचे की तरफ, ठीक। तो ऐसे सिचुएशन में जीएनए तो कभी डिस्टर्ब नहीं होगा, जीएनए हमेशा अपने प्लेस पर फिक्स है, जीएनए यहाँ पर होगा मेन फ्लक्स से परपेंडिकुलर, ठीक है, ये हो गया जीएनए, ये एक्सिस हो गई जीएनए परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ मेन फ्लक्स। अब इन दोनों फ्लक्स का आप रिजल्टेंट निकालेंगे, आर्मेचर फ्लक्स और मेन फ्लक्स का, तो रिजल्टेंट फ्लक्स जो मशीन की है वो इधर आ गई,
तो इस वजह से जो MNA है वो MNA शिफ्ट हो जाएगा। MNA ये जो रिजल्टेंट फ्लक्स है इसके परपेंडिकुलर रहेगा। अब ये रिजल्टेंट फ्लक्स देखिए इस डायग्राम में, तो इधर है कोई ना, शिफ्ट हो गई। जो पहले स्ट्रेट थी रिजल्टेंट फ्लक्स, सिर्फ फील्ड फ्लक्स की बात आप करें तो, अब वो रिजल्टेंट फ्लक्स इस तरह से शिफ्ट हो गई। तो रिजल्टेंट फ्लक्स जब शिफ्ट हो गई, इधर आ गई, तो जो MNA है वो इसके परपेंडिकुलर बनेगा। तो इस तरह से MNA की पोजीशन हो गई। तो MNA की पोजीशन जो है वो शिफ्ट हो गई ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन। तो आर्मेचर रिएक्शन क्या करता है, MNA को शिफ्ट कर देता है, और ब्रशेस MNA के अलोंग प्लेस की जाती हैं। इस वजह से ब्रश की पोजीशन को हमें चेंज करना पड़ता है ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन। तो ये है आर्मेचर रिएक्शन का इफेक्ट और आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है। ये हो गई फिगर सी, रिजल्टेंट फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन। अब इन इफेक्ट को आप समराइज करेंगे तो आर्मेचर रिएक्शन के जो इफेक्ट हैं वो इफेक्ट क्या है कि आर्मेचर फ्लक्स पाथ इज नॉर्मल टू फ्लक्स पाथ ऑफ मेन पोल्स। नॉर्मल मतलब ये आपका अगर मेन फ्लक्स का पाथ है तो इसके नॉर्मल यानी ये पाथ हो जाएगा आर्मेचर फ्लक्स का। दैट इज व्हाई आर्मेचर फ्लक्स इज armature flux is called क्रॉस फ्लक्स और क्रॉस मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स। ठीक है, क्योंकि जो आर्मेचर फ्लक्स का पाथ होता है वो मेन फ्लक्स के नॉर्मल होता है, इसलिए हम ये कहते हैं कि आर्मेचर फ्लक्स जो है वो क्रॉस फ्लक्स या क्रॉस मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स भी कही जाती है। सेकेंड पॉइंट, द आर्मेचर रिएक्शन डिस्टॉर्ट्स द मेन फील्ड फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन along the air gap periphery. This distortion is in the direction of rotation for a DC generator. देखिए यहाँ पर, सॉरी, जो भी डायग्राम यहाँ पर था इसमें देखिए डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इस डायग्राम में मैंने नहीं बनाया। डायरेक्शन ऑफ रोटेशन जो है वो ये GNA इस डायरेक्शन में है। दिस इज GNA, ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस, और रिजल्टेंट जो फील्ड आई उसके परपेंडिकुलर लाइन आप बनाएंगे तो ये MNA हो गया। तो जो शिफ्ट है GNA से MNA वो इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है इन केस ऑफ जनरेटर। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है दैट the distortion in the direction of rotation for a DC generator and opposite to the direction of rotation for a DC motor। क्योंकि DC मोटर के केस में क्या है कि N पोल S को अट्रैक्ट करेगा, S पोल N को अट्रैक्ट करेगा, तो डायरेक्शन आप क्या मानेंगे, सेम मशीन के लिए एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, दिस ऑल्सो मीन्स दैट MNA is shifted in the direction of rotation for a generator and against the direction of rotation for a motor। जनरेटर के केस में MNA डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में जनरेटर है का रोटर घूम रहा है उसी डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, और मोटर के केस में अपोजिट डायरेक्शन में। दिस शिफ्ट्स ऑफ MNA फ्रॉम GNA डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ लोड या आर्मेचर करंट। यानी जो आर्मेचर की करंट है उस पे डिपेंड करेगा मैग्नीट्यूड पे कि कितना ज्यादा शिफ्ट होगा MNA GNA से। अगर लोड करंट ज्यादा है यानी जनरेटर पे लोड बढ़ता जाएगा, तो जो MNA का शिफ्ट है GNA से वो बढ़ता जाएगा। तीसरा पॉइंट, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज इंक्रीज्ड ओवर वन हाफ ऑफ द पोल एंड डिक्रीज्ड ओवर द अदर हाफ। जो अभी मैंने आपको समझाया कि N पोल के अपर टिप पे बढ़ जाता है फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन और S पोल के लोअर टिप पे, बट the total flux produced by each pole is slightly reduced। बट जो टोटल फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ पर पोल वो स्लाइटली रिड्यूस हो जाता है। क्यों रिड्यूस हो जाता है उसका कारण मैंने आपको बताया, कोर में सैचुरेशन, एंड देयरफॉर द टर्मिनल वोल्टेज इज स्लाइटली रिड्यूस्ड। ये चीज भी मैंने आपको अभी क्लियर करी
क्योंकि जो जनरेटेड ईएमएफ है वो फ्लक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और अगर जनरेटेड ईएमएफ में फॉल आया यानी डिक्रीज हुआ तो टर्मिनल वोल्टेज भी डिक्रीज हो जाएगा। The effect of total flux reduction by armature reaction is known as effect. तो जो टर्मिनल वोल्टेज में रिड्यूस हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन, इस इफेक्ट को कहते हैं डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। फोर्थ पॉइंट, आर्मेचर रिएक्शन एस्टैब्लिशेस अ फ्लक्स इन द न्यूट्रल जोन। न्यूट्रल जोन का मतलब यह है कि जो पहले आप देखिए पहले वाले डायग्राम में, तो फ्लक्स यहाँ MNA पे नहीं इंड्यूस हो रहा है, लेकिन जब दोनों फ्लक्स को कंसीडर किया गया तो फ्लक्स यहाँ पर भी आने लगा जहां पर MNA था। तो ये न्यूट्रल जोन यानी MNA क्या था, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। यहाँ पर EMF और फ्लक्स पहले नहीं आ रहा था, क्योंकि जब EMF नहीं आ रही थी, सॉरी फ्लक्स नहीं आ रहा था तो EMF नहीं आता यहाँ पे। लेकिन इस डिस्ट्रीब्यूशन ने क्या किया कि यहाँ न्यूट्रल जोन पे भी फ्लक्स को पहुंचा दिया, जिस वजह से यहाँ पर कम्यूटेशन प्रॉब्लम हो जाती है। कम्यूटेशन प्रॉब्लम क्यों हो जाती है, क्योंकि हम ब्रशेस को प्लेस करते हैं मैग्नेटिक न्यूट्रल जोन में। अब जब यहाँ पर आर्मेचर रिएक्शन की वजह से ये हो रहा है कि न्यूट्रल जोन में भी फ्लक्स आ गया, तो वहां पर स्पार्किंग हो सकती है, कम्यूटेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। इस वजह से कम्यूटेशन की प्रॉब्लम को भी आर्मेचर रिएक्शन बढ़ा देता है। तो आर्मेचर रिएक्शन की वजह से जो प्रॉब्लम्स होती है वो प्रॉब्लम ये होती है कि टर्मिनल का वोल्टेज फॉल हो जाता है, जिसको कहते हैं डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। और जो आर्मेचर का फ्लक्स है वो मेन फील्ड फ्लक्स को डिस्टॉर्ट कर देता है, क्रॉस कर देता है, इसको कहते हैं क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। और इसके अलावा कम्यूटेशन में प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि न्यूट्रल जोन में भी फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन। ये सारे प्रॉब्लम्स है आर्मेचर रिएक्शन के। और आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है ये मैंने आपको समझा ही दिया कि इफेक्ट ऑफ आर्मेचर फ्लक्स ऑन मेन फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज आर्मेचर रिएक्शन। अब आर्मेचर रिएक्शन को अगर मिनिमाइज करना है तो ऑब्वियस सी बात है कि आर्मेचर का जो फ्लक्स डेवलप हो रहा है, MMF जो डेवलप हो रहा है, उसको हम मिनिमाइज करें। अगर वो मिनिमाइज हो जाएगा तो इस फ्लक्स का इफेक्ट भी मिनिमाइज हो जाएगा। तो इसके दो तरीके हैं, एक तो है इंटरपोल्स। इंटरपोल्स मतलब कि मेन फ्लक्स के साथ अल्टरनेट प्लेस पर ये जो मेन फ्लक्सेस सॉरी मेन पोल्स हैं, इसके साथ अल्टरनेट इंटरपोल्स भी लगाते हैं, जिसमें जो फ्लक्स आता है वो आर्मेचर फ्लक्स के एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में आता है। तो वो आर्मेचर फ्लक्स को मिनिमाइज कर देता है, उसको कहते हैं इंटरपोल्स। वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। इसी तरह से कंपनसेटिंग बाइंडिंग भी लगाई जाती है जो आर्मेचर रिएक्शन को रिड्यूस करती है। तो फिलहाल इस क्लास में हम लोग इतना ही पॉइंट डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू आर्मेचर रिएक्शन। आप लोगों को अगर कुछ